देखिए मैंने मिनरल के बारे में बता दिया था कहाँ कहाँ मिलता है। अब अगर एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो एनर्जी रिसोर्स वो होती है जिससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है, टाइडल एनर्जी। मैं अभी सब क्लियर करूंगा, तो ऐसे ही केवल ये हवा में फेंक रहा हूं। तो एनर्जी रिसोर्स में क्या होता है, पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, परंपरागत स्रोत, ठीक है। अब देखेंगे according to one estimate more than 70% energy requirement in rural household is met by these two. Continuation of this is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. देखिए होता क्या है कि गांव में मोस्टली क्या है, लकड़ी जो भी अड़ोस पड़ोसी या तो डंठल हो गया या कोई ना कोई फसल रोपते ही हैं, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हो गए, इन सब चीजों से क्या होता है कि लकड़ी से खाना बनता है। वहां पर बहुत कमी है जहां सीएनजी या सीएनजी कर रहे हैं, एलपीजी से खाना बने। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब परंपरागत जो पहले से चलता आ रहा है, जैसे पहला है कोल। आपको पता है इंडिया में जो भी बिजली बनती है भारत में, वो अधिकतर कोयले को जला करके थर्मल एनर्जी ही बनती है, ठीक है, ताप विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। यही बुराड़ी ऐसे और भी इंडिया में बहुत जगह है, दिल्ली में तो नजदीक यही है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं इंडिया, बहुत सारे। न्यूक्लियर में है 10-12 है, मैं बता है नोएडा के पास नरौरा नाम का जो जगह है वहां पर ही न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में है ना, वहां पे स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर। अब कोयले की बात करें, देखिए सबसे पहले कोयले का यूज कहाँ कहाँ होता है कि ये फॉसिल फ्यूल से जीवाश्म ईंधन है, पता ही जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा ये कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में जैसे लौह इस्पात, आयरन स्टील इंडस्ट्री हुए कहीं पर भी, तो वहां पर ये कोयले की जरूरत पड़ती है। दूसरा इलेक्ट्रिक जनरेशन या बिजली उत्पादन में भी होता है। इससे होता क्या है कि कोयले को जला करके पानी को गर्म किया जाता है, उससे जो स्टीम या भाप बनती है ना, भाप, उस स्टीम से टरबाइन घूमती है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि पानी को आप गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगा, भाप। आपको एक बात पता ही होगी कि आग में उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी की भाप में एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर हिडन एनर्जी भी छिपी होती है, जैसा कि पता है। आप हाथ अगर लेके जाओ मोमबत्ती की लौ पे किसी भी चीज पे, तो एक बार में उतना नहीं जलेगा एक बार, लेकिन अगर भाप या स्टीम के ऊपर ले जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपका बर्न होने का चांसेस होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक सेकेंड, कोयले जहां भी ताप विद्युत केंद्र है या थर्मल स्टेशन होते हैं, वहां पर कोयले को झोंक करके जला करके बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, जो बड़े बड़े से दूध की टैंक ऐसे होती है जो डेयरी में, यहाँ छत पे नहीं, डेयरी में बड़े बड़े, तो देखा है ना आपने, उसमें मिल्क स्टोर करते हैं, तो उसी तरह बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, उसको हीट करके वहां पे पानी को गर्म किया जाता है, और उससे जो भाप बनती है, बिजली हर बार टरबाइन के घूमने से, पंखा जो होता है उसके घूमने से ही बिजली बनती है। आप न्यूक्लियर रिएक्टर में जाएंगे तो वहां पूछे कैसे, नहीं जान देंगे, मतलब आप ख्वाबों में है ना, ख्वाब तो जानती होंगे बॉलीवुड स्टाइल, जस्ट इमेजिन, ठीक है। मिडिल क्लास का सबसे अच्छा सफर का तरीका कल्पनाओं में सफर करें, उसके पैसे नहीं लगते और डीटीसी का चलान भी नहीं करता। तो कल्पनाओं में आप न्यूक्लियर रिएक्टर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊं जी। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि वहां पर यूरेनियम या ट्यूटेनियम, थोरियम, इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं एज अ फ्यूल उसको यूज किया जाता है, उसका चेन रिएक्शन कराया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय क्या कहते हैं विखंडन। और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या होता है, उससे बहुत अधिक हीट निकलती है और उस हीट से बॉयलर में पानी गर्म होता है। लेकिन याद रखिएगा, एटॉम बॉम्ब
या न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या अंतर है? न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम या थोरियम यूज करते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। D2O, इसको हैवी वाटर कहा जाता है, ठीक है। इस पानी से जो छड़ें होती हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की जो छड़ें होती है और भी जो रॉड्स होती है, वो रॉड गर्म हो जाती है ये न्यूक्लियर रिएक्शन से। ग्रेफाइट की भी होती है और भी उस मेटल्स होते हैं जिनकी होती है, जो कि पिघल ना जाए जल्दी, समझ रहे हैं ना। तो उसको क्या होता है कि वो जब भारी जल या हैवी वाटर वहां पे रिलीज किया जाता है तो वो फिर ठंडा भी होता है, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगा बॉयलर, ठीक है ना जी। वही ग्रेफाइट होता है। नहीं नहीं, वो जी बहुत हार्ड होता है। अब देखिए, तो वहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम या थोरियम यूज किया जाता है, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय विखंडन होता है, बहुत एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से जो रॉड्स होती है ना वो गर्म होती है, ठीक है, मेटल की। और रॉड ही क्या होता है, बॉयलर को, पानी को गर्म करती, स्टीम बनता है और उसी से टरबाइन घूम के बिजली बनती है। लेकिन यहां पर यह होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप उन रॉड्स को ठंडा कर सकते हैं और एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है या एटॉम बम बनाया जाता है, उसमें यूरेनियम या थोरियम यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो अनकंट्रोल्ड होगा। एक बार आपने बटन दबाया तो ब्लास्ट, अब उसे या ट्रंप की या बिडेन की किसी की भी नहीं सुनने वाला, वो तो फटेगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चले, ज्यादा ज्ञान नहीं, जितना सिलेबस है उतना ही। एटॉम बम छोड़ दीजिए, मतलब नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां बिजली बनती है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन करा करके यूरेनियम या थोरियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जब उस पे दोनों आपस में कोलाइड होते हैं या टक्कर होती है तो टूटते हैं, बनते हैं, उससे बहुत एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से जो रॉड होती है वो रॉड गर्म होती है, ठीक है, और उसी से जो पानी होता है, जैसे पानी में कैसे रॉड डाल के गर्म करते हैं, उसी तरह से गर्म होती है, और फिर उससे जो स्टीम या भाप बनता है। और बहुत कम ही यूरेनियम में ऐसा काम हो जाता है, क्योंकि हमको पता बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है वो जो पाइपलाइंस होती है ना, ठीक है, उसमें वो भाप स्टीम को स्टोर किया जाता है। और हाँ नहीं, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, रॉड के थ्रू जो पानी गर्म होता है वो बॉयलर में गर्म होगा ना, बॉयलर के थ्रू जो पाइपलाइन होती है वो स्टीम को स्टोर करके जहां एनर्जी, जहां टरबाइन को चलाना वहां तक फ्लो कराती है, उससे टरबाइन तेजी से घूमता है, और टरबाइन के घूमने से, पंखे के घूमने से बिजली बनता है। सिंपल सा। रॉड को सर गर्म होने के लिए उनके अंदर डाला जाता है वो यूरेनियम, या हाँ उसके रॉड के आसपास ही होता है, रॉड के साथ ही टक्कर होती है अंदर होता है जी। बोलिए। नहीं, उस टेम्परेचर बेटे, स्टीम तो तब पानी में कन्वर्ट हो गई जब ठंडी हो पाएगी वो। नहीं, ठंडा नहीं होने देते ना, वो स्टीम को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हाई होता है, इतना लो नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि टरबाइन आसपास ही रखा जाता है, नहीं कि बहुत दूर हो, ताकि ठंडा हो जाए। केवल रॉड को ठंडा किया जाता है, एक बार रिएक्शन कराने के बाद पानी दे करके उसको उस लेवल तक लेके आया जाता है कि बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कैपेसिटी में ना आए, ठीक है। और लेकिन सारे वाटर नहीं होते, वो वाटर बनाया जाता है, अब उसका टेक्निकल टर्म है, मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत सारा कुछ बताना पड़ेगा फिर उसको। वो रॉड से हीट एनर्जी बनती है, उससे क्या होता है? पानी बॉयल होता है, पानी के अंदर डाल के बेटा, उस जो रॉड होता है ना, जैसे मान लो एक जैसे अलग चैम्बर है, वहां पे आप इसे यूरेनियम का कोलाइड कराते हो, ठीक है, जो आपका फ्यूल है यूरेनियम या थोरियम। अब कोलाइड होने से एनर्जी जनरेट हुई, जैसे तारों में होता है, ऐसा ही तो है। अब उससे क्या, जो एनर्जी भी वो रॉड को मिली। अब रॉड बेटा, अगर मान लो कि एक तरफ गर्म हो रहा है, जैसे मैं बताऊं, बिजली का तार आप नहीं डालते, बिजली का जो वायर है रॉड में वो वहां लगा है, रॉड नीचे है, बिजली से गर्म, यहाँ करंट मिला, पानी गर्म करने वाला रॉड की बात बता रहा है, आपने प्लग लगाया, रॉड को कनेक्शन मिला है, और पानी के अंदर रॉड है, अलग पार्ट है उसका।
तो मतलब ये रॉड ही एक दूसरे चेंबर में जाती है, कनेक्शन होता है, इससे जो हीट जनरेट होती है उसको मिलती है अलग चेंबर में, जिससे पानी बॉयलर में बॉयल होता है। और इस रॉड को ही ठंडा करने के लिए स्पेशल टाइप का वाटर D2O, मतलब हैवी वाटर उसको कहा जाता है वो। और उस हैवी वाटर में क्या होता है ना कि उसका रिएक्शन भी स्लो कर दिया जाता है यूरेनियम का, इस तरह से होता है। इस मामले में आप लोग कॉम्पिटिटिव क्लास में आए, आप लोग को हम एटॉम बम के बारे में बहुत कुछ बताएं। बताइएगा कल से, मैंने इन्विटेशन दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बनाने सिखाओगे एटम को? नहीं, वो नहीं सिखा सकते, मुझे खुद नहीं आती। चिंता मत करिए, आप ही सीख लीजिए, उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं कोयले पे था, एटम बम पे चला गया। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट सबसे घटिया, पीट सबसे घटिया कोयला होता है। उसके बाद जिसमें जितना कार्बन का परसेंटेज होगा वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। इस धरती पे जो भी कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा टाइप का कोयला माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे अधिक कार्बन होता है। ये कोयला एंथ्रासाइट जब आप जलाते हो तो ब्लू कलर की लौ निकलती है, फ्लेम। ठीक है, इससे क्या होता है, जब भी ब्लू कलर की फ्लेम निकले, इसका मतलब समझिए कि टोटल का टोटल फ्यूल जल रहा है, अच्छी तरह से जल रहा है। उसके बाद आता है ये मैंने बिटुमिनस। इंडिया में अधिकतर बिटुमिनस ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सेकंड नंबर का कोयला होता है। ठीक है, ये भी अच्छा माना जाता है, और वैसे भी इंडस्ट्री में अधिकतर बिटुमिनस ही यूज किया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट, तीसरे दर्जे का कोयला, और सबसे लास्ट में पीट, जो कि कोयला कहते हैं लेकिन होता केवल पत्थर ही। चलता नहीं, नहीं, वो नहीं चलता। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक थोड़ी सी मात्रा भी अगर कोयले की बनानी हो तो कम से कम, बेटे मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, ये लाइफ है आपका, ये आएगा कंपटीशन में, इसको अपना सिलेबस मत समझिए, ध्यान से सुनिए। 200 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल, करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में, छोटे से कोयले। वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अरे वेस्ट, आपको पता है दवाज साहब हो क्या रहा है, इंडिया में जितना भी कोयला निकाला जाता है ना, हम लोग यूज नहीं करते हैं। कच्चा कोयला हम लोग भेज रहे हैं विदेशों में, बताइए। लोहा और कोयला पढ़ा है इन लोगों को मैंने, ब्रेन टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक में कौन से माइन से लोहा निकाला जाता है, उसका 100 से 100% केवल एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या नाम था उसका वाला? बादाम माइन के नाम भी बता दो, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दे ना, अच्छा है ऑप्शन 5-6 दे दो। सारे नाम बता दो। आप मुझे 2 करोड़ दे दो। इतना याद है कैसे है? दो तो सही है। ये बात दे दो सर, वो नाम उसका थोड़ा अजीब सा है। ये अजीब से ही पेपर में आते हैं। ये अजीब से नौकरी दिलाते हैं है ना, कैसे है ना, कुदरेर मुख। हाँ कुदरेर मुख। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, ये इंडिया का मैप है, सारे साइट याद कर लीजिए। कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैप देखिए। बता नहीं रहे, मैप अपना घर पे देखना और खुद से देख लेना, मास्टर के भरोसे नहीं, यूपीएससी वाला ना तो है ना, झारखंड को क्या कहते, गुजरात भेज देता है वो। ये क्या नाम है, ये जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो कहाँ मिलता है? फिर वो भी हिस्ट्री करा बहुत कम, इंडिया में एंथ्रासाइट तो मिलता ही नहीं। कहाँ मिलता है? एंथ्रासाइट, हाँ एंथ्रासाइट, ये जो कोयला सबसे अच्छा है, मैं आपको बता दूं, एक तो जो पूर्वी पूरा ये से बैठ जाए ना, तो चले जाइए। मैं वो कह रहा था उसका एडिटोरियल की फोटो थी। ओके भेज दिया बेटे, हाँ, आज घर जाके है ना, एडिटोरियल का जो दोनों पेज है ना, सारे मेरे पास एक बार मेरे को आप सेंड कर देना, क्योंकि मेरे है ना लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कैसे। प्रिंट स्क्रीन कर दो। आजा फिर, ज्ञानी आदमी दूर क्यों जाते हैं। तो प्रिंट स्क्रीन करना नहीं आता? एक बटन दबाना बस। ये ना, ये वाला हाँ हो गया, बस। नहीं आया। पेंट खोलो। पेंट में पेस्ट कर दो, पेंट में पेंट जाओ। खोलो।
दीजिए ना, चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है, इंडिया में जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, बड़े बड़े डैम बना करके, नदियों के ऊपर डैम बना करके उस पानी से फिर टरबाइन चला के किया जाता है। और बहुत सारे इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी डैम्स हैं हमारे, और भारत में सबसे पहले दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आया था, दामोदर नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया था, और ऐसे बहुत सारे। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ बता ही दिया है। इंडिया में अभी पीछे का डाटा है 310 थर्मल पावर स्टेशन थे, जो भैया पूछ के गए, उसमें नहीं बता पाया मैं उनको। आगे चलिए। इंडिया में 310 न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी is obtained by alternating the structure of atom. When such an alternation is made, much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power. ठीक है, और इसमें जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर हैं भारत में, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, मतलब और क्या है, मैंने तो पहले ही एटम बम वाले कॉन्सेप्ट बता रखा है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका विंड पावर, सोलर एनर्जी आता है, ठीक है। सही सब लिखवा देना। और हाँ नहीं, कल ही हो पाएगा। आप इस एनसीईआरटी के बुक को पढ़िए जिनके पास है, मुझे कल के कल आप लोग नोट्स चेक कराएंगे, ठीक है। और बकवास मत कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कल क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। जो इनके पास हिंदी में बुक है, हिंदी में, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। आपको इससे नोट्स बना के लाना, मैं देखता हूँ कि आपको कितना आता है, उस चक्कर में मत रहिएगा, है ना, नहीं तो सारी टेंशन धुआं धुआं हो जाएगी कल। टाइडल बायोगैस क्या है? बायोगैस का मतलब क्या होता है कि जो भी डंठल लकड़ी उकड़ी होती है उसको जला करके जो भी गैस क्रिएट की जाती है, उससे भी एनर्जी है, और उससे भी बहुत सारे कंपनी क्या कहते हैं फैक्ट्रियों में फर्नेस चलाए जाते हैं। गोबर गैस प्लांट इस सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। गोबर गैस जो बनाया जाता था, मीथेन गैस, गोबर गैस है मोस्टली, मीथेन गैस आती है, जो गोबर को सड़ा करके उस टैंक से फिर जो गैस होता था किचन तक पहुंचाई जाती थी। बायोगैस जी, बायोगैस करते थे। टाइडल एनर्जी वो होती है जो ज्वारीय ऊर्जा होती है। जब टाइड्स, समुद्र में जो लहरें ऊपर उठती हैं, तो जब हाई टाइड होता है तो उससे क्या कहते हैं, उसको स्टोर किया जाता है डैम्स के अंदर, और फिर निकलती है, उसके चलते वो टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी, जहां धरती के अंदर से गर्म पानी का स्रोत निकलता है, उससे भी बॉयलर चला करके या भाप बना करके बिजली, वहीं पे पावर स्टेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। क्या कहते हैं, जहाँ पे जो गर्म निकलता है पानी, तो वहाँ पे वो समय की कुछ समय के लिए